गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी ये क्लास है रासायनिक बलगत की जो पार्ट है वो 5 है, ठीक है। चैप्टर 4 पार्ट 5 है। तो इसमें हम कुछ प्रूफ पढ़ेंगे और डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम सक्रिय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा उसके आर्नियत समीकरण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। क्लास में हमारा है आर्नियत समीकरण, ठीक है। आर्नियस समीकरण भी बोलते हैं इसको, आर्नियस समीकरण भी बोलते हैं। तो आर्नियस समीकरण है क्या, उसे पढ़ लीजिए। आर्नियस समीकरण की बात करें तो देख लीजिए, आर्नियस समीकरण आर्नियस समीकरण नामक जो आर्नियस समीकरण है ये किसने दिया था? तो ये दिया था आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। किसने दिया था? आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने। आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने सक्रियण ऊर्जा ईए, सक्रियण ऊर्जा को आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया, डिनोट करते हैं ईए से, ठीक है। ये व परम ताप T को वेग स्थिरांक से संबंधित करते हुए एक समीकरण दिया जो निम्न प्रकार है, ठीक है। तो उस समीकरण को हम देख लेते हैं। ये समीकरण देख लीजिए, ये है जो आर्नियस का समीकरण है, इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। ये लिखा हुआ है समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अगर बात करें के की, तो के हमारा है वेग स्थिरांक। यहाँ पे अगर ए की बात करते हैं तो ए है आर्नियस गुणांक, ठीक है। यहाँ पे अगर ईए की बात करते हैं, ईए है सक्रियण ऊर्जा, और यहीं पे अगर टी की बात करते हैं तो टी है परमताप, और यहीं पे अगर आर की बात करते हैं तो आर है गैस स्थिरांक। मतलब समीकरण एक हमारा जो ऊपर दिया हुआ है एक आर्नियस समीकरण है, ठीक है। समीकरण जो एक है हमारा ये आर्नियस समीकरण है। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, समीकरण जो एक हमको दिया है उसके हम दोनों पक्षों में लघुगुणक ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? लघुगुणक। तो समीकरण हमारा क्या है, पहले उसको देख लीजिए। देखिए समीकरण ये है हमारा ये है समीकरण, यहीं पे बता देते हैं। देखिए, जब इन दोनों के पक्षों में हम लघुगणक लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। दोनों पक्षों को जब लघुगणक लेंगे तो आ जाएगा लॉग के बराबर लॉग, ये आ जाएगा ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस तरह से आ जाएगा ये। जब इस तरह से आ जाएगा तो देखिए, एक सूत्र होता है, हमने पढ़ा है कि लॉग एम एन बराबर, सूत्र होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये सूत्र होता है सूत्र, ठीक है। तो हम इस सूत्र को लिख लेते हैं। इस सूत्र से देखिए a तो बन जाएगा log a, यहाँ पे करेंगे तो बन जाएगा, देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस है और ये बन रहा है e की पावर x। जब e की पावर x में हम log लेते हैं तो ये जो x आता है ये आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा log x log e, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर log ई की बात करते हैं तो इसका मान 1 रखा जाता है, तो हमारा जो आएगा केवल कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। जब ये सूत्र लगेगा तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, देख लीजिए एक बार और। log के बराबर आ जाएगा हमारे पास log ए, ठीक है, माइनस आगे चिन्ह आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी। फिर यहाँ पे ई यहाँ पे लगा ही रहता है, सब में लगा रहता है ई, ठीक है। log यहाँ पे करेंगे तो ई, देखिए यहाँ पे जब ई वैल्यू आ जाएगी ई की, क्योंकि यहाँ पे ई है ये, तो इसका मान होता है कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह में हम 1 रख देंगे, ठीक है। ये आगे भी आपको दिखाते हैं, इसकी जगह में 1 रख दिया जाता है। ये log ई को हमने बताया था कि इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ln भी लिख सकते हैं, ln के, ठीक है। ये ln क्यू आपको पीछे भी जब आपको नष्ट समीकरण पढ़ाया गया था तो वहां पे बोला गया था कि log ई को हम ln शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए तो आगे अब देखते हैं, आगे देख लीजिएगा। तो वही किया गया है, जब हमने लघुगणक किया तो हमने पीछे करके बता दिया किस तरह से लघुगणक किया, वहां से हमारी ये वैल्यू आ गई। ये ln है, आई नहीं है, ये क्या है l, ठीक है। तो ln के बराबर ln a और माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए हमने बोला है कि ln जो होता है ln के है, ये इस रूप में होता है log, अगर हम इसको लिखना चाहें ई के, ठीक है। अगर इसको हम log 10 के रूप में बदलना चाहें, log
ई के को अगर हम 10 के रूप में बदलना चाहें, log 10 के रूप में, तो क्या हो जाएगा, तो log 10 के रूप में जब बदलते हैं तो आ जाता है 2.303 log आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब हम log 10 में इसको परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 log 10, इस तरह से आ जाता है ln बराबर। ठीक है, मतलब ln की जगह में ln बराबर हमने अभी आपको बताया ln बराबर होता है log e। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि k है तो k ले लीजिए। ठीक है, ये होता है। अगर हम इसकी जगह में log e को हम किस में परिवर्तित करते हैं, log 10 के फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303, यहाँ पे हो जाएगा log 10 और हो जाएगा k। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। तो वही किया गया है, देखिए नीचे लिखा भी है कि इस समीकरण को log 10 में परिवर्तित करने पर तो ln की जो वैल्यू हो जाएगी ये होती है, ठीक है, log e की वैल्यू माने तो log e की वैल्यू होती है 2.303 log। वो उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम रख देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उठा के रख दी गई, तो हमारा इस तरह से आ गया, ये आ गया। देखिए इसमें भी है 2.303 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2.303 से भाग दे देते हैं। इसमें देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 0.3 से, इसमें भाग दे देंगे 0.3 से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 2.0303 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जब हमने भाग दिया तो आपको काट के दिखा दिया, तो बचेगा क्या, हमारे यहाँ बचेगा log के, यहाँ बचेगा log ए, और यहाँ पे आ जाएगा EA/2.303 RT। ठीक है, अब देखिए समीकरण ये हमारा 2 बन गया। समीकरण क्या बन जाएगा, 2 लिखा हुआ है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हम log के रूप में आरेनीय समीकरण करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आरेनीय समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग आरेनियस समीकरण। तो ये हमारा आरेनियस समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात कर रहे हैं तो देख लीजिए लिखा हुआ है कि आरेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा E की गणना। इस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा E की गणना 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहली विधि होती है यहाँ पे आरेखीय विधि और दूसरी होती है अंतराल समीकरण से। ठीक है, दोनों तरीकों से E की गणना की जाती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आरेखीय विधि देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए आरेखीय विधि देख लेते हैं। आरेखीय विधि देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए आरेखीय विधि है हमारी। इस विधि से log के और 1/t के मध्य वक्र द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा समीकरण नंबर 2 आया था उसको हमने लिख लिया है। तो समीकरण 2 में जो log a था हमारा, ठीक है, उसको हमने पीछे रख दिया। log a हमारा पहले था, हमारा इस तरह से सूत्र था log 2 में, देखिए इस तरह से था हमारा log a माइनस का EA/2.303 RT, ये था log 2 में जो हमारा समीकरण था। तो इसमें हमने log a को पीछे रख दिया है। ठीक है, जब इसको पीछे रख दिया, इसको समीकरण नंबर में 3 बना दिया। अब समीकरण जब हमने 3 बना दिया है तो हम इसकी तुलना हमने करवा दी है। समीकरण 3 की तुलना सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से करने पर। ठीक है, जब हम mx प्लस c से तुलना इसकी करवाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। अगर y अक्ष पर बात करेंगे तो y अक्ष पर हम log k को मानेंगे, और x अक्ष पर बात करेंगे तो x अक्ष पर हम 1/t को मानेंगे। और ढाल कितनी हो जाएगी, ढाल हमारी आ जाएगी EA/2.303 R, और अंतखंड हो जाएगा log a। तो इतना सब निकल के आएगा, सी की जगह में ये आ गया। ढाल हमारी m बराबर इतनी हो जाएगी, x अक्ष पे 1/t, y अक्ष पे log k। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, तो इस सभी को हम चित्र में प्रदर्शित कर देते हैं। तो देख लीजिए लिख दिया गया है यहाँ पे log k व 1/t के मध्य वक्र खींचने पर ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, आगे ढाल हमारा इतना था ही, तो ढाल हमारा इतना था तो हमने लिख दिया उसी को। EA बराबर, अगर यहाँ से हम EA बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो EA बराबर निकालना चाहे तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आ गया 2.303 R गुणते ढाल। ठीक है, गुणते ढाल, इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब लिखा है इस सूत्र से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस सूत्र से इस तरह का सवाल हुआ तो हम इस तरह से सक्रियण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चले हम, ये तो हमारा था आरेखीय विधि से। दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा है कौन सा, अंतराल समीकरण से। अंतराल समीकरण की बात करें तो अंतराल समीकरण की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना T1 और T2 जो 2 ताप हैं,
ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k1 और k2 हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 मान लिए क्योंकि अंतराल समीकरण में दो होते हैं, ताप 2 होते हैं और जो होता है ये वेग स्थिरांक वो भी 2 होते हैं। हो तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमने क्या किया तो देखिए, हमने सबसे पहले समीकरण 2 हमें पता था, बस उसी को हमने क्या किया है इस तरह से इस फॉर्म में रख दिया, log a को पीछे रख दिया है। ठीक है, log k1 पहले रख दिया समीकरण 1 में और फिर log 2 रख दिया। समीकरण k1 जब इसमें रख दिया तो हमने समीकरण 2 में जब हमने इतना k1 रख दिया और यहाँ पे t1 रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण में इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमने समीकरण 2 में जो पीछे हमारा आया था log जो हमारा था के की जगह में log के की जगह हमने k2 रख दिया और यहाँ पे t2 रख दिया t की जगह में। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से हमने इसको घटा दिया तो लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर और हल करने पर। जब हमने घटा दिया तो हमारा आ क्या गया, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया गया, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए। देखिए जब हमने इसको घटाया तो ये इस तरह से आ जाएगा, अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा log k1 माइनस log k2, यही तो आ जाएगा। जब इन दोनों को घटाएंगे आपस में तो देख लीजिए, जब एक घटाएंगे, ये देख लीजिए, जब इनको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इनको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का ये माइनस, एक मिनट लिखते नहीं बन रहा है, देखिए जब घटाएंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा log, ऊपर से लिखते हैं, आ जाएगा जब दोनों घटाएंगे तो log k1 माइनस log k2 बराबर माइनस का ये बटे आ जाएगा 2.3038 t1। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हम घटाएंगे तो माइनस का ये अपॉन 2.3038 t2 प्लस, ठीक है, प्लस की बात करें तो प्लस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में log a है और ये log a, जब दोनों घटेंगे तो आपस में कैंसिल आ जाएगा तो इतना बचेगा केवल हमारे पास। जब इतना बच गया तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन ये मिल जाएगा और 2.3 r मिल जाएगा तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए स्टेप दूसरा हम करेंगे तो दूसरे स्टेप पे हम इसको लिखे रहेंगे log k1 माइनस log k2, इस तरह से इसको लिखे रहेंगे। आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, तो हम e a माइनस का e a अपान 2.3, लेकिन घटाएंगे तो प्लस आएगा, एक प्लस में 2 माइनस होते हैं तो इस तरह से लिख देंगे r। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/t1 और यहाँ पे बचेगा 1/t2। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, ये 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे जब इस तरह से तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। जब इसको हल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, सूत्र हमारा बन जाएगा log k1 माइनस log k2 बराबर e अपॉन माइनस का e अपॉन 303 r, फिर आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन में t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। इस तरह से हमारा जो है सूत्र आ जाएगा। अगर यहाँ से हमें e की वैल्यू निकालनी होगी तो e की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो ये जो है जब e की वैल्यू निकालेंगे तो e हमारा जब हो जाएगा तो ये जो वैल्यू होती है ये इधर पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर हमें ई के रूप में इसको लिखना होगा, वैसे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है log k1 अपॉन k2। ठीक, इस तरह से भी लिखा जा सकता है और माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। अगर इसको एक स्टेप और पे लिखना चाहें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए जैसे नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जब e का मान निकालना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि e जब इधर आ जाएगा तो log k2 माइनस k1 के गुणते में ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया गया 2.303 और ये t1 t2 ऊपर चला जाएगा और बटे t2 t1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। ठीक है, समीकरण 3 से सक्रियण ऊर्जा e ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो हमने सूत्र बताया तो आपको यही सूत्र बताया था, हमने क्या बताया था कि log k2 अपॉन k1, इस तरह से सूत्र बताया गया था, ये बताया गया था ना, बराबर में बताया गया था, कितना बताया गया था, 1/2.30 r
ठीक है। कोष्ट में यहाँ पे क्या बताया गया था, T2 माइनस T1 अपॉन यहाँ पे T1 T2, यहाँ पे ये होता था, ठीक है। तो ये भी सूत्र होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, चाहे जैसे लिखें, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सक्रिय ऊर्जा का टॉपिक होता है वो एंड होता है। आगे चलते हैं। आगे एक सवाल, वैसे सवाल सक्रिय ऊर्जा का एक करवा दिया गया है, ये छोटा सा है जो देख लीजिए, तो इसको भी देख लीजिए। ये सवाल है हमारा, सवाल हमको दिया है कि हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है। यहाँ पे ये की गणना कीजिए। ये हमको समीकरण यहाँ पे दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। तो हमने लिख दिया इस समीकरण की जो तुलना है आरएनए समीकरण के बराबर ए इतने से करने पर, जब तुलना करवाएंगे तो ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई, ठीक है, इतनी, ठीक है। तो ये आर टी बराबर इतने के हो जाएगा, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर 28,000 आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम सबको याद होती है, तो हमने कहा है कि आर की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है। आर की वैल्यू दो प्रकार से होती है, एक तो ये होती है, एक होती है 0.82 करके, एक करके, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, आर बराबर होता है 8.314, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर का मान रखने पर, ठीक है। आर का मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। जब आर की वैल्यू में उठा के रख देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 28,000 गुणते 8.314। इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करवाना है। मल्टीप्लिकेशन जब आप करवाओगे तो हमारा ई का वैल्यू निकल आएगी। ई बराबर निकल आ जाएगा, कितना निकल आ जाएगा, तो निकल के आएगा हमारा, आ जाएगा 2,32,792 जूल प्रति मोल, और यही हमारा हो जाता है आंसर यहाँ का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब अगली एक परिभाषा है, डिफिनीशन है, जो शायद पीछे छूट गई थी, तो उसे यहाँ पे देख लेते हैं। अब परिभाषा है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। इसे छद्म भी बोलते हैं और बोलते हैं आभासी, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लिख लेना, इसे आभासी भी बोलते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इसी को छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया या छद्म एकाणुक अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इस डिफिनीशन को हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इसलिए पढ़ लें। तो जरा पढ़ लेते हैं, वे अभिक्रिया जो प्रकृति में द्वितीयक कोट की प्रतीत होती हैं, लेकिन अध्ययन से पाते हैं कि वो प्रथम कोट की होती है। मतलब प्रकृति में तो वो द्वितीय रूप में हमको द्वितीय कोट की दिखाई पड़ती है, लेकिन हम अगर अध्ययन उनका करते हैं तो पाते हैं कि ये तो प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रियाओं को ही छद्म बोला जाता है, छल, ठीक है। तो छद्म कोट की अभिक्रिया कहते हैं, जो दिखने पर तो अलग कोट की दिखती है लेकिन होती अन्य कोट की है। तो ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है छद्म या आभासी। मतलब हमें आभास होता है लेकिन वास्तव में वो अभिक्रिया उस तरह की नहीं होती है, ठीक है। छद्म में आभास भी होता है, तो हमें आभास, इसलिए इसको आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी बोलते हैं। मतलब हमें आभास होगा कि वो द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, लेकिन वो द्वितीय कोट की अभिक्रिया ना होकर वो प्रथम कोट की होती है, तो इस तरह इसको बोलते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं। तो देख लीजिए उसका उदाहरण। देखिए, एस्टर का जब अम्लीय जल अपघटन की अभिक्रिया निम्न प्रकार हम करवाते हैं, तो देखिए CH3COO C2H5H2O और इस तरह से बन जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में दो हैं, आणविकता इसकी दो है, ठीक है। और हमें ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया ना होकर ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए अभिक्रिया से इस अभिक्रिया का वेग जो इतना होता है और H2O की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। इस अभिक्रिया में जल को अधिकतम में लिया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता परिवर्तन से बहुत कम या नगण्य प्रभावित रहता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल CH3COO C2H5 की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। केवल इस पर निर्भर करता है, ठीक है। जब इस पर निर्भर करता है तो यह अभिक्रिया छद्म एकाणुक अभिक्रिया या प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र है, ठीक है। तो बस यहीं से हमारा जो आज की डिफिनेशन है वो तो समाप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं, शायद कोई डिफिनेशन हो।
तो ये डिफिनीशन है, तो इसको क्या बोलते हैं। चलिए आज यहीं तक केवल पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं संघट्ट सिद्धांत की अवधारणाएं, ठीक है। संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा क्या होती है। यहाँ पे अभिक्रिया के वेग जो केवल होता है वो टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। अभिक्रिया वेग ताप के प्रभाव को समझाने के लिए आर्रेनियस ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला सिद्धांत दिया टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद। दूसरा सिद्धांत दिया संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत। यहाँ पे 2 सिद्धांत दिए थे हमारे वैज्ञानिक जो थे आर्रेनियस में। तो हम इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पढ़ते हैं क्या टक्कर सिद्धांत जो था। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा आप, पहली अड़ी हमारी डाल लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हमारा पार्ट 2 पार्ट थे हमने पढ़े भी, वो उसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, संघट्ट सिद्धांत था। संघट्ट सिद्धांत और इसी को रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत भी बोलते हैं। तो चलिए इस सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कोलिजन बोलते हैं। तो संघट्ट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारक के अणु किस प्रकार संघट्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि जो अभिक्रिया होती है उसमें जो क्रिया कारक के जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से संघट्ट करते हैं या आपस में टकराते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी अभिक्रिया के अणुओं को क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के अणुओं को क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्रिया कारक के अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है, ठीक है। अगर हम किसी भी अभिक्रिया के अणुओं को क्रिया कारक के उत्पाद में हम परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले क्रिया कारक के अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है। जब वो आपस में टकराएंगे तभी क्रिया होगी, ठीक है। और इसी आधार पर जो हमारे वैज्ञानिक थे विलियम लुईस, ठीक है, और वैज्ञानिक थे मैक्स ट्राउस, ठीक है। इसको जब भी वैज्ञानिक का नाम होता है तो उसको ब्लैक से लिखा जाता है, यहाँ पे आप ब्लैक से लिखिएगा इसको। तो विलियम लुईस और मैक्स ट्राउस ने संघट्टवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ठीक है। किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, संघट्टवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो जिसके अनुसार उन्होंने किसी अभिक्रिया के क्रिया कारकों को ठोस गोलों के रूप में माना। उन्होंने क्या किया, संघट्टवाद सिद्धांत के अनुसार उन्हें बताया कि उन्होंने किसी भी अभिक्रिया के क्रिया कारकों को ठोस गोलों के रूप में माना। ठोस गोलों के रूप में मान के और बताया कि इन ठोस गोलों के आपस में संघट्ट होने से अर्थात टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है या क्रिया कारक उत्पाद में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा संघट्टवाद का सिद्धांत। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघट्टवाद की व्याख्या क्या होती है, तो संघट्टवाद की व्याख्या चेक कर लेते हैं, जरा देख लीजिए यहाँ पे संघट्ट सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। माना 2 अणु कोई थे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो आपस में क्रिया करते हैं और इन अणुओं को क्रिया करके उत्पाद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके मध्य के पुराने बंध टूटने चाहिए। जब 2 अणु ए और बी जो आपस में क्रिया करते हैं और इन अणुओं को क्रिया करके उत्पाद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके मध्य जो पुराने बंध बने हों उन्हें टूट जाना चाहिए और नए बंध बनाने चाहिए, जिससे क्या हो सके, तो जिससे उत्पाद का निर्माण हो सके या क्रिया कारक क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित हो सके। हम इसे संघट्ट कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। तो ये होता है संघट्ट, क्योंकि जब ये कण आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो इनके पुराने बंध टूट जाते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके पुराने बंध टूट जाते हैं और क्रिया करके ये नए बंधों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में सिर्फ क्रिया कारकों का टकराना या संघट्ट करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि यह संघट्ट सही दिशा और सही तरीके से होना भी आवश्यक है। साथ ही टक्कर के समय इन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के समान या उससे अधिक ऊर्जा होना आवश्यक है, ठीक है। यह ऊर्जा इन अणुओं को इनके पुराने बंध तोड़ने के लिए भी आवश्यक होती है। जो ये अणुओं की ऊर्जा होती है वो इनके पुराने बंध को तोड़ने में सहायता करती है और ताकि नए बंध बन सके और क्रिया कारक के अणु क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित हो सके।
अब जगह इनकी फिगर की बात करते हैं तो देखिए इस तरह के एटम होते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से इसका फिगर बना हुआ है, इसे बना लीजिए अपनी कॉपी में और कलर भी इसी तरह से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो ए एटम है और ये हमने दो अणु लिए बी के, ये आपस में टकराए और देखिए ये बन गए। ठीक है, इस तरह से ए बी के साथ हो गया और ए बी बना ली जाए। ठीक है, इस तरह से इसने क्रिया करवाई और इस तरह से बन गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो एक वर्चुअल कोलिजन है। अगर एक अनवर्चुअल कोलिजन की बात करते हैं तो इस तरह से देखिए इसमें अब क्रिया होती है और इस तरह से ये बन जाते हैं सब, फिर ए अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो टक्कर होती है इनमें, जो सक्रियण ऊर्जा के तहत इनमें टक्कर होती है, उस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर यहीं से हमारे, अच्छा अभी सेकेंड नंबर सिद्धांत है हमारा। जो फर्स्ट सिद्धांत है वो तो कंप्लीट होता है, उसकी व्याख्या भी हमने कर ली है। सेकेंड सिद्धांत हमारा क्या है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड सिद्धांत जो हमारा है, तो यहाँ पे नंबर 2 डाल दीजिएगा, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार एक सक्रिय परिसर के निर्माण के लिए स्वतंत्रता की कंपन डिग्री में से एक को स्वतंत्रता की अनुवाद डिग्री में बदल दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि अगर एक सक्रिय परिसर के निर्माण करना है हमको तो स्वतंत्रता की कंपन डिग्री में से एक को स्वतंत्रता की अनुवाद डिग्री में बदल दिया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें इसके कारण की, तो सक्रिय परिसर की ऊर्जा अभिकारक अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है। किस कारण होता है तो ये होता है क्योंकि सक्रिय जो परिसर की ऊर्जा होती है वो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ते हैं ताप गुणांक क्या होता है। चलिए ताप गुणांक पर चलते हैं। देखिए ये हमारा एक सवाल है जो रह गया था, तो उसे भी हमें चेक करवा देते हैं। ये कोटि का सवाल है। तो कोटि का एक सवाल है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। तो देखिए अगर वेग बराबर हमको दिया है के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2, और दूसरे में वेग दिया है के की पावर a/2 3/2 और बी की पावर -1, तो हम इसमें हमने कोटि निकालनी, कुल कोटि। तो देखिए कोटि का हमने सूत्र पढ़ा था कि कुल कोटि बराबर होता है x + y, मतलब उनके घातों का योग ही कोटि कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमको सवाल दिए है वो दिए वेग बराबर के ए की पावर 1/2, मतलब इस तरह से ये सूत्र था हमारा कोटि का कि के बराबर ए की पावर x और बी की पावर y। तो यहाँ पे कुल कोटि का जो हमारा सूत्र था वो था x + y। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, इससे तुलना करवाएं वेग की, तो x की जगह में हमारा कितना है, तो x की जगह में जो हमारा है 1/2। यहाँ पे बात करें y की, तो y बराबर हमारा है 3/2। अब हम x बराबर और y बराबर, x और y बराबर दोनों रख देते हैं। तो x और y दोनों को ऐड कर दिया, x का मान y का मान दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 4/2। 2 का भाग दिया, कितना आ गया 2। मतलब अर्थात इसकी जो कोटि है ये कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब अर्थात ये किस कोटि की है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड नंबर सवाल की। तो सेकेंड नंबर इस तरह से दिया हुआ है, इसकी भी तुलना हम के ए की पावर x और बी की पावर y से कर लेते हैं। यहाँ अगर x की बात करते हैं तो x हमारा होगा यहाँ पे 3/2 और y बराबर बात करते हैं तो y बराबर -1 होगा। ठीक है, यहाँ भी हम सूत्र में इसमें रख देते हैं उठाकर, तो 3/2 + -1। अगर 3/2 और माइनस का 1 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 - 2, तो कितना आ जाएगा 1/2। जब 1/2 आ गया मतलब कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगी अर्धकोटि की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हाफ आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये सवाल जो हमारा था ये हमारा बचा था, इसलिए इसको भी पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो पेपर में तो ताप गुणांक क्या होता है जरा उसे देखिए। ताप गुणांक की अगर बात करें तो यदि T सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक kT हो, तो अगर T सेंटीग्रेड पर जो वेग स्थिरांक हमारा है वो kT हो, तो 10 सेंटीग्रेड अधिक ताप पर वेग स्थिरांक kT + 10 हो। ठीक है, अगर कह रहा है कि यदि T सेंटीग्रेड पर जो हमारा वेग स्थिरांक है वो kT हो और 10 सेंटीग्रेड अधिक ताप पर वेग स्थिरांक हमारा कितना हो जाता है, kT + 10 हो, तो इसका जो अनुपात होता है वही कहलाता है क्या, ताप गुणांक। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, अनुपात। मतलब T सेंटीग्रेड और 10 सेंटीग्रेड के बीच में जो उनका दोनों का वेग स्थिरांक होता है उसी का अनुपात ही कहलाता है
ताप गुणांक। तो अगर हम ताप गुणांक के सूत्र की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताप गुणांक बराबर सूत्र क्या होता है, KT + 10 सेंटीग्रेड अपॉन KT, अर्थात 10 सेंटीग्रेड के अंतराल वाले दो तापों पर दर स्थिरांकों का जो अनुपात होता है वही कहलाता है ताप गुणांक। तो इसकी एक डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि 10 सेंटीग्रेड के अंतराल वाले दो तापों पर दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा पार्ट 5 है, यहीं से हमारा एंड होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का। जो चैप्टर 4 था वो हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं।